Yes, ma'am. frog, cockroach, families of plants and फंजाई और क्या बचा था? अच्छा वो तो चलो तुम्हारे पास फिर भी है। फैमिलीज ऑफ प्लांट, फ्रॉग, कॉकरोच और जो मियोसिस का पार्ट 2 मियोसिस 1 होता है ना, ये वाले जो 4 टॉपिक है ना उसकी मैं तुमको रिकॉर्डिंग बना के भेजती हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज 18 होगी ना, 19 20 तो बिफोर 20 तुमको कंप्लीट करना है, तो मैं तुमको रिकॉर्डिंग बना के भेजती हूँ, ठीक है? सो हाथ में प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को उसके लिए ना स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। मेरे पास कोई स्लाइड है? एक सेकंड बेटा, तो मैं उसके लिए स्लाइड बना लेती हूँ। स्लाइड बनाऊंगी ना तो जल्दी से कवर हो जाएगा। तो तुम क्या करना, रिकॉर्डिंग को ना थोड़ा फास्ट स्पीड में सुनना, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फास्ट स्पीड में सुनना। तो संडे को रख लेना कि तुम 1-2 घंटे की तुम्हारी क्लास होगी, उसमें वो तुम सारी रिकॉर्डिंग सुन लेना और अपने टॉपिक्स को कवर कर लेना। ओके, सो बाय 20 विल बी एबल टू फिनिश दिस पार्ट आल्सो, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट गिव मी 1 मिनट देना, लेट मी चेक सबको मैंने भेज दिया या नहीं। उसके बाद हमारा बन जाएगा 12th ग्रेड, राइट? कैसे Yes, चल रहे हैं ma'am. तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स? Yes, ma'am. बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? ऑन ट्रैक है? Ma'am, चल रहे हैं। ऑन ट्रैक है? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? यस मैम हो रही है। क्वेश्चंस कर रहे हो ना? और तो नहीं कर रहे हो ना? No, ma'am. अच्छा एक सेकंड ना, सी आ गया। अरे कहाँ चला गया यार? क्या डेट है आज? 18. 18। ठीक है, गुड। तो 18 को आज हमारा ह्यूमन वाला पार्ट खत्म हो रहा है। ओके, 19th 20 विल बी डूइंग द इकोलॉजी पार्ट, है ना? Yes, ma'am. हाँ भाई, Yes, इकोलॉजी। ma'am. ठीक है, इकोलॉजी का काम करती हूँ मैं तुमको। हैंड रिटन माइंड मैप लेके ना उसको अपडेट करती हूँ, ठीक है? यहाँ पे हैंड रिटन माइंड मैप से करेंगे तो वो फिर जल्दी हो जाएगा। अगर मैं तुमको एक एक एनसीईआरटी से कराऊंगी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तुमको एनसीईआरटी बेस ही एक हैंड रिटन माइंड मैप बना देती हूँ पूरे कॉलेज का, उससे कर लेते हैं ताकि वो फिर कवर हो जाए कॉलेज, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो मुझे कौन रिमाइंड कराएगा कि मैंने तुमको स्लाइड भेजनी है? हाँ विष्णु बेटा बोल। मैम आपने बोला कि उन रिमाइंड करवाएगा इसलिए। हाँ, तो मेरे को रिमाइंड करवा देना, ठीक है? कि मैंने Yes, स्लाइड्स ma'am. भेजनी है और माइंड मैप हमने करनी है मंडे को। ओके, मैम वाइटल इंडेक्स क्या होता है? वाइटल इंडेक्स आपका वाइटल जैसे आपका कार्डियक सिस्टम कैसा चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है, उसको अगर हम नंबर्स में ड्रॉ कर दे तो उसको वाइटल इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, यस मैम, थैंक यू। चलो इधर आओ, देख बेटा ये वाला चैप्टर खोलो, मसल्स वाला। हाँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया ना इनको एक बार पढ़ लेना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इतनी बात याद रखना, लोकोमोशन का मतलब है कि जगह का चेंज हो गया, जहां आप खड़े हो वो जगह चेंज हो गई, दैट इज लोकोमोशन। मूवमेंट तो एक ही जगह पे खड़े होकर हो सकती है। तो अमीबा की बात कर लेते हैं कि वो सिंपल मूवमेंट शो करते हैं थ्रू स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरेटिव होके आ सकता है। पैरामीशियम में मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सिलिया, ठीक है? और इसी की मदद से वो लोकोमोट भी करते हैं, ठीक है? खाने को भी मूव करते हैं और खुद भी चलते हैं। तो पैरामीशियम में सिलिया काम करता है। हाइड्रा के केस में जो उसके टेंटिकल्स होते हैं वो खाने को भी पकड़ते हैं और उसकी मूवमेंट में भी मदद करते हैं। वैसे तो हाइड्रा एक ही जगह रहता है लेकिन हाइड्रा मूव भी कर सकता है टाइम आने पे, तो उसके टेंटिकल्स की मदद पे वो मूव करता है, ठीक है? मतलब उसके टेंटिकल नीचे लगते हैं उसके ऊपर वो चलता है, जैसे उल्टा होकर चलना, लाइक तुम अपने हाथों के बल चल रहे हो ना, वैसा वाला। ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। देखो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितनी भी लोकोमोशंस है वो सबकी सब मूवमेंट तो है ही है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो हिलता है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। अगर मेरी बॉडी का कोई पार्ट हिल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना जगह चेंज हो रही है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये आ सकती है, ये वाली, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, मूवमेंट ma'am. बोल रही है एनसीईआरटी, एमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ही दिखाई देती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एमीबॉइड मूवमेंट किस में दिखती है? मैक्रोफेजेस, वो जो सबसे बड़े सेल्स होते हैं बॉडी के, खाते रहते हैं। और लुकोसाइट्स हमने पढ़े थे ना कार्डियक चैप्टर में, वो एमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है? कैसे दिखाते हैं एमीबॉइड मूवमेंट? उनमें सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म आगे को एक्सटेंड करता है जो उसकी मूवमेंट में मदद करता है, जैसे अमीबा में होता है ना वैसे ही दिखते हैं ये मूवमेंट के टाइम पे। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा मूवमेंट में और क्या चीज मदद करता है? साइटोस्केलेटन में मदद करता है। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, वो मूवमेंट में मदद करता है। और जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी मूवमेंट में मदद करता है। तो ये दो चीजें मूवमेंट में मदद करती है, समझ आई? एमीबॉइड मूवमेंट।
तो ये ए और बी चीज याद रखना। अगर हम बात करें सिलियरी मूवमेंट, तो सिलियर चीजों की मूवमेंट में मदद करते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका जो ट्रैकिया होता है, उसमें क्या होता है, म्यूकस आता है ना, तो म्यूकस के अंदर डस्ट पार्टिकल पकड़ लेते हैं और फिर आप जैसे छींकते हो या खांसते हो तो वो बलगम सी बाहर निकल आती है ना, तो ट्रैकिया मदद करता है मूवमेंट में चीजों की। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया, तो दिस इज अ सिलियरी मूवमेंट। तो एक तो हो गया ट्रैकिया। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जैसे फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ओवम जाता है ना, तो उसकी मूवमेंट में सिलिया एक तरीके से उसको मूवमेंट डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो सिलियरी मूवमेंट के अंदर 2 एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, yes मैम, लिम्ब जॉ मस्कुलर मूवमेंट तुमको पता है तुम्हारी बॉडी में, तो इसके लिए तो ऐसा कोई खास एग्जांपल है नहीं, नीचे आते हैं। अगर हम मसल्स की बात करें तो इसमें फिर एग्जांपल दे रखा है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला की मदद से कौन मूव करता है, तो देखो फ्लैजिला मूवमेंट आपको एक तो स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म में मिलती है, स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है, और स्पॉन्जेस के अंदर कॉलर सेल्स होते थे ना, कॉलर सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला होता था, तो वो भी पानी को एक डायरेक्शन में मूव करता है। प्रोटोजोआन का एग्जांपल होता है युग्लिना, युग्लिना कुछ इस तरीके से हम बताते हैं, और युग्लिना के अंदर जो सिलिया होते हैं वो भी मूवमेंट में मदद करते हैं, छोटे छोटे। थोड़ा थोड़ा याद आया यस मैम। इसमें आपको? yes मैम, राइट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं मसल। ये डेटा है ना, डेटा याद रखना चाहिए कि बॉडी में 40 से 50% वेट तो मेरा मसल की वजह से होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मसल क्या क्या शो करता है। बेटा मसल को तुम एक्साइट कर सकते हो, एसिटाइकोलिन डालो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, पहले आप उसको एक्साइट कर सकते हो, वो एक्टिव हो गया, फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर आप उसको खींच भी सकते हो, खींचती है ना मसल, आप ऐसे एक्सटेंड करो अपना हाथ, मसल खींच रही है, और आप उसकी इलास्टिसिटी है, खींच रही है तो वापस भी तो आ जाती है ना। तो ये 4 फीचर है मसल्स के साथ, ये अंडरलाइन कर लो, ये आपको मिल जाएगा पी/क्यू। तो मसल के पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्साइट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, इलास्टिसिटी शो कर सकता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, स्ट्राइटेड होती है। विसरल मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये अच्छा एग्जांपल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस इनवॉलेंटरी मसल। मैं कंट्रोल नहीं करती ना, खाना नीचे जा रहा है ऑटोमेटिकली जा रहा है पेरिस्टल्सिस से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, गैमीट भी अपनी मर्जी से मूव कर गया है ना जेनिटल ट्रैक में, तो वो जो मसल्स होती है ना, वो विसरल मसल्स होती है रिस्पॉन्सिबल, मतलब स्मूथ मसल्स। लास्ट इज द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सबसे यूनिक होती है, वो होती तो इनवॉलेंटरी है लेकिन स्ट्राइडेड दिखाई देती है, तो इसमें दोनों के फीचर होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया, रिकॉल हुआ? ठीक है, yes मैम, हमने क्या मसल फाइबर है, ये पूरा का पूरा मसल फाइबर है ना। सॉरी सॉरी, एक मसल का सेल है, ये पूरा का पूरा मसल सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, इसको हम फेसिकल बोलते हैं। फेसिकल का मतलब होता है एक मसल का बंडल। एक फेसिकल दूसरे फेसिकल के साथ अटैच होता है थ्रू fascia. Fascia. Fascia is what? It is a common collagenous connective tissue called fascia. इसे अंडरलाइन करो। इन फाइबर्स के अंदर, इन फेसिकल्स के अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर पड़े होते हैं, और वो किससे मिलके बने होते हैं, जाइलम एंड, सॉरी, वो किससे मिलके बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, बावली होगी वो, लेवलिंग देख लेना यार इसकी। देखो, जो मसल का फाइबर होते हैं, जो मसल के अंदर सेल्स है ना, ये सिंसीशियम शो करते हैं, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस होता है इसका। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन। जाइलम फ्लोएम बनाते रहते हो लेकिन न्यूक्लियस कहीं नहीं बनाते ना, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। और इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है स्टोर, कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, राइट। एक्टिन एंड मायोसिन की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। यस मैम। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देख लेते हैं। अगर मैं एक्टिन मायोसिन की बात करूं, तो जब भी हम एक छोटा सा सार्कोमेयर बनाते हैं उसके अंदर एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। एक्टिन मायोसिन को क्या बोलते हैं, मोटा या बड़ा, थिक और थिन फिलामेंट? आपने क्या पूछा? मायोसिन इज थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट? थिक फिलामेंट। कैसे याद किया था हमने, मायोसिन, मेरे मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, हैवी है, तो दिस इज अ थिक फिलामेंट। सेंटर में रखेंगे मोटू है ना, और ये सेंटर में किसके थ्रू बैलेंस होते हैं, बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एम लाइन, एम लाइन। साइड में थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट अपनी जगह पे रहते हैं, थ्रू विच लाइन, जेड लाइन। जेड लाइन। जहाँ पे सिर्फ ये थिन फिलामेंट होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट है उसको अपन बोलते हैं आई बैंड। और जहाँ पे
थिक फिलामेंट्स है जिसके अंदर थोड़ा सा थिन फिलामेंट भी आ रहा है, पर उसको बोलते हैं हम एच बैंड। ए बैंड। ए बैंड जिसमें थिक और थिन दोनों फिलामेंट आता है। ये देख आ रहा है। एच बैंड वो होता है जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट आता है। तो मेरा H band बना दो। तो ये होगा मेरा एच बैंड, ये वाला ऑरेंज वाला दिख रहा है तुझे? यस दिस इज एच बैंड। ठीक है, क्लियर है? ये हुई। अगर मैं एक्टिनोमायोसिन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले हम बीच में मायोसिन का बना लेते हैं। तो मायोसिन का जो मोनोमर होता है वो मीरोमायोसिन होता है। एक्टिन का मोनोमर जो होता है वो कौन सा एक्टिन एक्टिन होता है, एफ या जी एक्टिन? मैम जी एक्टिन। जी एक्टिन होता है। ठीक है, मायोसिन बना होता है किससे? मीरोमायोसिन। लगभग 300 मीरोमायोसिन के करीब से बना होता है। इसके दो आर्म होते हैं, एक इसका हेड होता है, दूसरा इसकी नेक होती है। हेड और नेक मिलके जो पार्ट बनाता है उसको क्या बुलाते हैं अपन? हैवी मीरोमायोसिन। और जो पीछे टेल वाला रीजन होता है उसको क्या बुलाते हैं हम? लाइट मीरोमायोसिन। हेड में होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर है? अगर मैं बात मायोसिन एक्टिन की, तो एक्टिन के केस में पर 3 थ्रेड होती है। देखो छोटे छोटे जी प्रोटीन होते हैं, जी प्रोटीन एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है तो एफ फिलामेंट बनाता है, इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। एक जी मोनोमर को, ये जी मोनोमर से बना है, तो एक जी मोनोमर को दूसरे जी मोनोमर से कंबाइन होने के लिए किस आयन की जरूरत होती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। गुड, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो एफ एक्टिन की 2 चेन बना दो, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन की 2 चेन बना दो, और सबसे ऊपर चेरी ऑन द टॉप ट्रोपोनिन डाल दो। है ना, ट्रोपोनिन 3 यूनिट से बन के मिलके बना होता है। यस मैम। अगर हम ऐसे बनाते थे क्या बोलते थे इसको? टीपी आई, ट्रोपोनिन इनहिबिटर, जो इनहिबिट करके रखता है एक्टिन मायोसिन को मिलने नहीं देता, टीपी सी। यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होगा एन, टीपी टी। टी या पी? टी। टी। कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होगा, बस इतना हमें याद था। अगर मसल, अबे तुमने पढ़ के आए हो ना, ये तो उड़ जाएगा। क्या बोल दिया मैंने बेटा? अगर मसल पढ़ के नहीं आया तो समझ तो तुम्हें नहीं आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, तो मसल पढ़ के आनी थी, तभी पॉसिबल था ये रिवाइज कराना। नहीं पढ़ के आए हो तो मैं भी बोलूंगी जाकर मसल जरूर रिवाइज कर लेना। मसल से क्वेश्चन आता है हर साल, हड्डियों से आए ना आए, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, क्योंकि ये समझ आने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका जो लेक्चर था वो बहुत धीरे धीरे पढ़ाया था मैंने। तो अगर नहीं आता ना तो उसका लेक्चर फिर से ले लेना मुझसे, पढ़ लेना, मसल जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यो तो स्लो स्लो तो नहीं करा ये मैम। लेकिन तुम वहां से पढ़ सकते हो। देखो, तो ये जो जेड लाइन है, 2 जेड लाइन के पास लगा है हमारा कौन सा बैंड? एक्टिन और मायोसिन? एक्टिन। एक्टिन। और सेंटर में मायोसिन। 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 यहाँ पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन है, उस वाले को अपन बोलते हैं आई बैंड। जहां पर सिर्फ मायोसिन मायोसिन है उसको क्या बोलते हैं? एच बैंड। एच बैंड। एच बैंड। और जहां पर मायोसिन प्लस थोड़ा सा एक्टिन है उसको क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड। ए बैंड याद रखना किसको बोलते हैं, है ना। ये जेड लाइन है, और सेंटर से जो जा रही है इमेजिनरी लाइन दैट इज एम लाइन। एम लाइन। हाँ गुड। आते हैं अब एक बार, तो अगर मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा मोटर एंड प्लेट की तरफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब आता है तो वो किसको एक्साइट कर देता है? ये मेम्ब्रेन है मसल की। हाँ, तो जब एसिटाइलकोलिन आता है तो यहाँ पर किसकी मूवमेंट अंदर कराता है वो? सोडियम की। सोडियम जाके किसको छेड़ देता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां से क्या रिलीज करा देता है? कैल्शियम। कैल्शियम भाई साहब जाके किससे बाइंड कर जाते हैं? टीपी। टीपीसी। टीपीसी ऑफ ट्रोपोनिन, और उसकी वजह से ट्रोपोनिन के ऊपर से कवरिंग हट जाती है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की, और एक्टिन और मायोसिन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या रिलैक्स होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें ये याद रखना है कि कोई भी प्रोटीन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बस कुछ बैंड्स का फर्क पड़ेगा। जैसे अगर ये नॉर्मल केस है
ए वाला रिलैक्स, तो बी वाले में कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैं कॉन्ट्रैक्शन देख के क्या बता सकती हूँ कि कौन कौन से जोन गायब हुए। मुझे बताओ, क्या लेंथ ऑफ एक्टिन को कुछ फर्क पड़ा? नो मैम। ओ, क्या लेंथ ऑफ मायोसिन को कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नो, नेवर। प्रोटीन, प्रोटीन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रोटीन कभी खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, प्रोटीन रस्सियां हैं, वो कभी खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बस वो लोगों को इधर उधर खींचती है, याद रखना। ठीक है, अच्छा जेड लाइन है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई? जेड लाइन नो मैम। क्यों? नो। क्यों? ये जेड लाइन थी, ये जेड लाइन है, तो दिख नहीं रही कॉन्ट्रैक्ट होती है अंदर इधर? यस, टुवर्ड सेंटर गई तो है, खींचा तो है उसे। बेटा ये मायोसिन है, एक्टिन ने उसको अंदर की तरफ खींच लिया है। यस, मूव्स इनवर्ड, लिख लो। ठीक है, अब देख के बताओ मुझे, व्हाट हैपेंड टू द एच जोन? हम एच बैंड का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू आई बैंड? ऐसी कोई मैम जगह सेम रहेगा। सेम है, सेम रहेगा। आई बैंड सेम रहेगा। यस मैम। ये आई बैंड का डिस्टेंस है, ये आई बैंड का डिस्टेंस है। जब आई बैंड तुम एक्टिन को अंदर की तरफ खींच रहे हो तो तुम्हें लगता है डिस्टेंस कम हुआ है? यस मैम। हुआ है। यस मैम। ए बैंड, ए बैंड, सेम। ए बैंड उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, एम लाइन ऑलमोस्ट डिसअपियर, डिसअपियर होगी, तुम्हें दिख ही नहीं रही ना सेंटर की कोई लाइन। वैसे एम लाइन पूछेंगे नहीं, पर छोड़ो, समझ आई बात? यो यो। अगर मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन में देखोगे फिर तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही जाए। ठीक है, यहाँ पे तुम देख लोगे आई बैंड कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है जी, बस ये क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, और कुछ नहीं पूछेंगे। अब अगर वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूछेंगे तो तुमको ये सर्कल में याद करना है, 1 2 3 4। और कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी यूज्ड। यस, तो सबसे पहले दिस इज अ मायोसिन एंड दिस इज एन एक्टिन, ऊपर वाला। तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे की तरफ आते हैं, मायोसिन का सर एक्टिन के साथ ज्वाइन करता है और एक क्रॉस ब्रिज नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये क्रॉस ब्रिज का स्ट्रक्चर जो बना है ये वर्क तभी करता है जब देखो यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ है, एटीपी यूज। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज बच गया। अब देखो एक्टिन जो है पीछे की तरफ खींच रहा है मायोसिन को ऐसे, इसलिए पीछे की तरफ जा रहा है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। अब इसके बाद यही क्रॉस ब्रिज ना, ये जो मायोसिन पीछे गया ये अपना सर हटाएगा और फिर दोबारा वापस आगे की तरफ आएगा। आगे की तरफ आने के लिए एक और एटीपी यूज हो जाएगा और ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, पकड़ के बस उसे खींच लिया है। लेकिन ये डायग्राम याद रखना, ये पूछा जा सकता है, लेबलिंग आ सकती है इसकी, समझ आई? यो यो मैम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलूं? यो यो। Yes, ma'am. क्योंकि मैं कोई आंसर ले आती हूँ, रहना चाहे। ठीक, तो हम गया यूरिनेशन, excretory product and their animation। चलो पहला सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? Yo, ma'am. देख बेटा, ये मैम। सबसे पहले वो जो तुमसे पूछेगा वो ये पूछेगा, मोनोडेलिक, यूरोडेलिक और यूरिकोडेलिक। ठीक है, इसका तुमसे वो चार्ट पूछ लेगा और उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोनोडेलिक, यूरोडेलिक और यूरिकोडेलिक का चार्ट तुमको पता होना चाहिए। मोनोडेलिक का मतलब है सबसे पॉइजनस क्या है, मोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड? अमोनिया। हाँ, सबसे कम टॉक्सिक क्या है? यूरिया। यूरिया। यूरिया, यूरिक यूरिकोटेलिक। लीस्ट यूरिक एसिड सबसे कम। ठीक है, टॉक्सिक लिख ले भाई, बना ले बना ले, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, इसको चाहिए वाटर नीड। ठीक है, लीस्ट वाटर, इसमें सबसे कम पानी की जरूरत है। बीच वाले का मीडियम मीडियम है, कुछ से करते थे। ठीक है, यूरिया बढ़िया से सॉल्युबल इन वाटर है, अमोनिया सॉरी, किसी के साथ तो निकलना इसको, बाकी दोनों को कुछ खास ये कहते नहीं, इग्नोर कर देते।
ठीक है। अगर हम बात करें किसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? Aquatic organism. Aquatic कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस। bony fishes. मैनी बोनी फिशेस। बोनी फिशेस कौन सी वाली? जैसे हिपोकैम्पस हो गया, बोनी फिश है ना। इसके अलावा आपको एक्वेटिक एम्फीबियन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्वेटिक इंसेक्ट में मिल जाएगा, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं ना, यो ठीक है। इसके बाद एक्वेटिक एम्फीबियन के अंदर आप कह सकते हो टेडपोल लार्वा, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर मैं बात करूं यूरिया, याद करना पड़ेगा भाई तेरे को, कोई इलाज नहीं है इसका। कि यूरिया की बात करूं तो यूरिया किसमें मिलता है बेटा? हमने cartilaginous fish में। हाँ, अगर वो बोनी थी तो ये हो जाएगी हमारी कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। और आपको उसके अंदर मिलेगा क्या है? Terrestrial amphibian. हाँ, थैंक यू। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, है ना। तो उसके बच्चे में आपको अमोनिया मिल रहा है, लेकिन बड़े में अलग मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड अपने को पता है कि ये भाई रेप्टाइल्स में मिलता है, पेस्ट के फॉर्म में अपनी ये पूप निकालते हैं एक तरह से ना, सुसु की पेस्ट के फॉर्म में होता है। बर्ड जो बीट करते हैं आपके सर के ऊपर, कर तो सुसुरे होते हैं। इसके अलावा लैंड इंसेक्ट्स, कॉकरोच एंड ऑल, ठीक है। कॉकरोच लिख लेते हैं हम क्योंकि सिलेबस में है। लैंड स्नेल, ठीक है जी। यो फॉर्मा का पार्ट तो यहीं से खत्म हो जाता है, और ये है सीधा सीधा रट्टा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चले आगे, यो ठीक है। ऑलराइट, मैंने तुमको अभी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया ना चैप्टर? पढ़ाया है। पढ़ाया मैंने एनसीईआरटी से? यस मैम। अच्छा, चलो चलिए। पक्का पढ़ाया है? श्योर है? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया था वैसे, स्टार्टिंग था। पढ़ाया था स्टार्टिंग वगैरह। मुझे लग नहीं रहा मैंने एनसीईआरटी इसकी पढ़ाई है। मैम पढ़ाई थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मतलब पैरा है ना, उसको आपने अंडरलाइन करवाया था साथ साथ में। वैसे पॉइंट से बताए थे कि कितना सेंटीमीटर लेंथ होती है, वैसे नहीं पढ़ाया था ज्यादा। अच्छा, पढ़ा दूं इससे? कैसे बताऊं, तुम बताओ कैसे करो। यस मैम मैम। लेबलिंग भी करवाई थी और थोड़ी सी ह्यूमन यूनिटी। एक बार पढ़ा दूं क्विकली? यस मैम। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। A survey of animal kingdom present a very अच्छी सी बात बताओ। ये रहा प्रोटोनेफ्रीडिया, अपने को फ्लेम सेल्स किसमें मिलता है भाई? हेलमेट्स में। और इसका नेफ्रीडिया Annelida. Annelida. गुड प्लेटफॉर्म प्लान एरिया, गुड। उसके बाद रोटिफर, सम एनालिडा, एनसेफेलोपॉडेड, इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। जैसे एम्फिऑक्सिस, इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वैलम, मींस ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया दोनों ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। नेफ्रीडिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थफॉर्म और एनालिड्स में आपको मिलता है, ठीक है। देखो प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया ना, ये एनसीईआरटी कह रही है, ध्यान से सुनना, लिख देती हूँ। प्रोटोनेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया आपको मेनली एनालिडा में नेफ्रीडिया मिलता है, लेकिन देयर आर सम एनालिडा प्रिमिटिव सम जिसमें आपको प्रोटोनेफ्रीडिया में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तो डरना मत, ओके। बात तो तुमने सही, नेफ्रीडिया हेल्प इन रिमूवर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल अपना किसका एग्जांपल था इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स? यस, मालफिजियन ट्यूब्यूल वेस्ट रिमूव करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड सब इसको किसमें देखने को मिलते थे? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, हाँ, ठीक है। तो ये एनिमल किंगडम को कंपेयर कर गया। अब ये जहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर देता है, ये स्ट्रक्चर की लेबलिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल दे रखा है कि ये दो पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। किडनी लाल कलर की होती है, बीन शेप की होती है। कहाँ प्रेजेंट है ये जरूरी है, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, है ना। मैंने बोला था लास्ट थोरेसिक एंड नंबर कितनी है? थर्ड नंबर। हाँ, तो ये है लास्ट थोरेसिक एंड नंबर हमारी थर्ड है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड टू द डोर्सल साइड, पीछे की तरफ है। कितनी आगे से कभी आप हाथ में लगाते हो, आगे इंटेस्टाइन है, पीछे की तरफ है, दे आर डोर्सल इन सरफेस,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ईच किडनी की लेंथ क्या है, 10 से 12 कम करते चले जाओ, वो लेंथ में है, फिर इसका सेंटीमीटर ब्रेथ है, और ऑब्वियसली अगर मैं उसको मोटापा देखूंगी तो यार वो तो थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, नीचे नीचे करते चले जाना हमने, ठीक है। एवरेज वे 120 से 170 kg होता है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, देखो इनर की तरफ कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ऐसे ही कॉनकेव है, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइलम, इस साइड पे हाइलम, ठीक है। थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर, ये वो छेद है जहां से कौन कौन एंटर कर रहा है, यूरेट्रा जिसके थ्रू सुसु बन के निकलता है, ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन सप्लाई करती है और गंदगी निकालती है, एंड नर्व्स भी एंटर करती है इसके अंदर, ठीक है। नर्व्स में जो गंदगी लेकर जाएगी, तो तीनों चीजें की एंट्री का पॉइंट हाइलम है, तो हाइलम इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना, इसको अंडरलाइन कर ले, कर ले, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जब इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस, ये आ गया अपना रीनल पेल्विस, ये नीचे वाला, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है सबको, रीनल पेल्विस इसको, ठीक है। इसकी जो प्रोजेक्शन होती है अंदर की तरफ, उन्हें कैलिकेसिस कहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हो जाता है ये, और कैलिकेसिस छोटे छोटे डब्बे बना देता है। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ टॉप कैप्सूल, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला होता है, सबको पता है, इनर जो मेडुला होता है वो छोटे छोटे मासेस में डिवाइडेड होता है, जिसे मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, कैलकेसिस में जाके निकलते हैं, ये ऐसे कैलकेसिस बना दिए डिपार्टमेंट, उसके बीच में आपके मेडुलरी पिरामिड्स ऐसे आकर रह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन, तो कॉर्टेक्स से मेडुलरी पिरामिड के बीच में आता है, और उसे कॉलम ऑफ बटीनी कहते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड दिख रहा है, ग्रीन कलर से किया मैंने, यस मैम। ब्लैक कलर से कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट ये बीच में जा रहा है ना, तो कॉर्टेक्स का जो बीच में जा रहा है इसे रीनल कॉलम कह रहे हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बटीनी, उन्होंने डिस्कवर किया था। तुम्हारे सिलेबस में से काम नहीं है तो इग्नोर करो, पर नाम याद रख लेना किसको बोल रहे हैं, है ना। किसकी एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स की, मेडुला की, मेडुला। लिख ले वहां पे, बनता है क्वेश्चन। ईच किडनी 1 मिलियन से ज्यादा लगभग नेफ्रॉन्स रखती है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट होता है, मेन पार्ट होता है। नेफ्रॉन के अंदर आपको पता है तो गब्बू होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, और उसके बाद इसको एक बार ढंग से पढ़ते हैं, यहाँ ना ट्रिकी वे से लिखा है, इधर देखते हैं यार, लेबलिंग करके जाना प्लीज यार, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए और तुम लेबल नहीं कर पाए तो तुमको खुद बहुत दुख होगा, मेरा तो छोड़ो, तुमको बहुत दुख होगा यार, इतना पढ़ा था तो लेबलिंग तो आनी चाहिए थी ना, तो लेबलिंग यार प्रैक्टिस करके जाना, कोई किसी एक क्वेश्चन में तो आएगी ना यार, 4 नंबर तो आएगा, तो फिर तुम क्यों छोड़ के जाओगे ना। देखो यहाँ पढ़ते हैं, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, तो इसने नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कह रहा है एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। एक तो ट्यूब्यूल्स होती है पीसीटी डीसीटी, और दूसरा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस टफ ऑफ कैपिलरीज होता है फॉर्म बाय द एफेरेंट आर्टरियोल, ये कह रहे हैं एफेरेंट आर्टरियोल आई, उससे गुच्छा बन गया कैपिलरी का, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फाइन ब्रांच ऑफ ए रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम अ ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफेरेंट आर्टरियोल, और एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड बाहर को जाता है, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल कहां से बिगेन होती है, विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। देख बेटा, रीनल ट्यूब्यूल जो होती है ना, वो ट्यूब बाउमन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, वो पीसीटी से स्टार्ट नहीं होती है। देख एक्चुअल में हम ऐसे करते हैं ना, ये बनाई मैंने पीसीटी, है ना, फिर लूप ऑफ हेनले आ गया, फिर हमारी आ जाती है डीसीटी, ऐसे बनाते हैं ना, फिर हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है, ऐसे ही बनाते हो ना। लेकिन एक्चुअल में जो पाइप है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, कप स्ट्राइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बाउमन कैप्सूल। तो बाउमन कैप्सूल से स्टार्ट हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ये लाइन कह रहे हैं, समझ आए। तो फिर ग्लोमेरुलस क्या होता है, कि नेफ्रॉन तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलस होता है जो इसके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, समझ आया। यो मैम, मुझे ये लाइन बतानी थी कि ट्यूब्यूल है, इससे स्टार्ट बताते हैं, डबल वॉल है ये, ठीक है, डबल को अंडरलाइन कर लेना ना। ग्लोमेरुलस अलोंग द बाउमन कैप्सूल, इसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। तो तुमको 3-4 वर्ड ही तंग करेगी, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं, जो कैपिलरी अंदर है उसको क्या बुलाते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। जो बाहर कैप्सूल से बना है उसको क्या बुलाते हैं अपा, बाउमन कैप्सूल। और अगर मैं इनको एक साथ रख दूं तो क्या बोला मैंने, मालफिजियन बॉडी, मैलफिजियन बॉडी और मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन बॉडी और कैप्सूल, ठीक है, गुड, समझ आया बात।
Yes, ma'am. ये तीनों बना लो साइड में, बना लो। कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत पास पास है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत स्पेसिफिकली आपको बता रही है फर्क है ना। Yo, ma'am. थक गए? यस मैम। Yo, ma'am. कितनी खुशी से बोल रहे हैं, हाँ थक गई। थक गए नहीं हो गया। अच्छा अच्छा हो गया, ठीक है, आ जा। ओके ओके, काम गया, पढ़ते हैं। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर। टिब्यूल स्टार्ट कहाँ से हुई है? बाउमन कैप्सूल। हाँ, Common capsule. आगे ये कंटिन्यू होती है फर्दर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से, ठीक है, ईसीटी। A hairpin shaped hairless loop is the next part of the tubule which has descending and ascending limb, ये हमें पता है। The ascending limb जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो another convoluted structure में जाता है जिसे DCT कहते हैं। DCT of many nephron open straight into a straight tube called collecting tube, जो उसमें सारे सुसु आता है collecting tube में, और वो renal pelvis में खुलता है through medullary pyramidal और फिर वो calcicus में निकल जाता है, ठीक है जी। यूरिन का पैसेज कर लेंगे एंड में। Malphizian corpuscle यहाँ पे लिख रहा है, Malphizian corpuscle PCT, DCT of a nephron is situated in the cortical region of the kidney। कौन सी जगह पे लगा हुआ है? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, तो आउटर कॉर्टेक्स की तरफ ही लगा हुआ है। ये कह रहा है ना, ये जो लूप ऑफ हेल्ले होता है वो कह रहा है वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर थोड़ा डिप हो रखा है। अगर किडनी है, ये कह रहा है कि जो मेडुलरी पिरामिड है ना, सब कुछ बाहर है, बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, डीसीटी, करेक्टिंग ट्यूब्यूल चलो अंदर है। इसके अलावा जो हमारा लूप ऑफ हेल्ले है ना वो सिर्फ मेडुला की तरफ है। ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो मैम। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। अब वो बोल रहे हैं मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, दो केसेस है, पहले मैं लिख रही हूँ मेजोरिटी में क्या होता है। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटू सा होता है, बहुत कम मेडुला के अंदर एक्सटेंड होता है। ऐसे नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल, क्योंकि वो ज्यादा कॉर्टिकल्स में रहता है। लेकिन कुछ अदर नेफ्रॉन्स भी है जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत मेडुला के अंदर जाता है, तो उसको अपन कहते हैं दूसरा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन हो गए, एक सिर्फ कॉर्टिकल में ज्यादा है और दूसरा मेडुला के अंदर भी एक्सटेंड। क्लियर है? यो मैम। Yo, ma'am. Efferent arteriole emerging from the glomerular form a fine network। ये मेरा बाउमन कैप्सूल है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज खुलती है जो लेकर आती है बड़े मुंह वाली, इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, फिर ऐसे पतली सी एक पाइप निकलती है जिसको अपन बोलते हैं ईफेरेंट आर्टरियोल। ईफेरेंट आर्टरियोल और पतली सी पाइप बना लेती है और इसी नेफ्रॉन के आसपास इकट्ठी हो जाती है ना, उसके आसपास इसको कवर करती है। क्यों कवर कर रही है? अगर मैं देखूं तो देखो ना यार, ये मेरा लेट्स से दिस इज माय पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के अंदर से मुझे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराना है अपने ब्लड के अंदर, तो ब्लड सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो ईफेरेंट की कैपिलरी, ये छोट फाइन नेटवर्क ही तो है ब्लड वेसल का, जिसके अंदर ये सारा का सारा जाएगा। इसलिए नेफ्रॉन के आसपास ब्लड वेसल ऐसे अरेंज होती है, समझे? Yo, ma'am. ग्लोमेरुलर फॉर्म ए फाइन नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरीज है ना जिसने इसे कवर कर रखा है, का है ये जो ब्लड कैपिलरी है जिसने कवर कर रखा है, इसको क्या बोलते हैं अपा? पेरिट्यूबुलर Capillaries. कैपिलरीज। हाँ, जब हम बोलते हैं ना वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो ब्लड में हो कैसे रहा है? अबे इसी के अंदर जाता है सब कुछ, ठीक है, यही है जो सब कुछ वापस लेके आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और जब हम कहते हैं कि उसमें सिक्रीशन कर दिया हमने रास्ते में, इसी से तो सिक्रीशन करते हैं, समझ आई? तो नेफ्रॉन देना करते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये कहीं लेबल नहीं करते, लेकिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक बार ही जिक्र करते हैं, फिर वो कहीं खो जाती है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को अपन अंडरलाइन कर लेंगे। A minute vessel of this network run parallel to the Henle loop, U-shape and vasa recta. Vasa recta is absent, forming a U-shape। हाँ, ये देखो यहाँ बना रहे हैं। ये है मेरी ये तो मेरा नेफ्रॉन का पार्ट है, और ये मेरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का पार्ट है ना। यो मैम। ये यहाँ पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ना बेटा, एक सेकेंड सॉरी दूसरे कलर से करते हैं। ये जो बेटा ये यू शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। समझे? Yes, ma'am. गुड। ये अभी तक उसने लोकेशन की बात करी और कुछ नहीं। चलो
वासरेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो जाते नहीं ना मेडुला की तरफ, तो उसमें एब्सेंट है, रिड्यूस होगा। तो कुछ मत कर, यहाँ पर साइड में बना ले कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जुक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स की साइड। मैम जो ये बुक में बना है ये जुक्स्टामेडुलरी है। ये वाला, ये तो को पूरा दिखा रहे हैं ना, तो ये हाँ जुक्स्टामेडुलरी हुआ। यस मैम। गुड गुड क्वेश्चन। तो लूप ऑफ हेनले इज स्मॉल है, और इसके केस में आपको क्या मिलेगा? वासरेक्टा एब्सेंट और प्रेजेंट? प्रेजेंट। कॉर्टिकल Absent. नेफ्रॉन में एब्सेंट। हाँ, जुक्स्टाग्लोमेरुलस में ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? मेडुला तक। ठीक है। लूप ऑफ हेनले में कैसे मिलेगा आपको? लॉन्ग। Large. एंड वासरेक्टा प्रेजेंट। इस साइड में बना ले फटाफट। अब यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक बार पैसेज बता दूं, पैसेज पे क्वेश्चन बनता है। तुम लिख, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख लो प्लीज। मैम हो गया। मैम होंगे। डन मैम। ओके, चलो एक बार पैसेज बना लेते हैं। वैसे तुमने पहले लिखा होगा, पर मैं लिख क्या मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आ रही है अब? यस मैम। यो चलो पैसेज पैसेज पैसेज। तू कौन सी बात होगा? सबसे पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएगा, है ना? बनने के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएगा, है ना? फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वो कहाँ जाएगा? डक्ट ऑफ बेलिनी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद वो जहाँ खुलता है वो डक्ट ऑफ बेलिनी होती है। अगर नहीं याद है तो अब इसको ऐसे कर ले, ठीक है? उसके बाद रीनल पेपिला है, उसके बाद कैलिक्सेस आते हैं। सबसे पहले आएगा माइनर कैलिक्स, फिर आता है, यहाँ पर गलत होता है, ये एक पीवाई क्यू है, माइनर और मेजर को आगे पीछे लिखा था, ठीक है? तो याद रखना, अगर डक्ट आप उससे जा रहे हो ना, नेफ्रॉन से जा रहे हो, तो पहले माइनर आएगा फिर मेजर आएगा, ठीक है जी? उसके बाद आता है हमारा पेल्विस, पेल्विक रीजन, पेल्विस पेल्विस। फिर आता है आपके यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद आउटर ओपनिंग को कहते हैं हम यूरेथ्रा। दिस इज विल बी द पैसेज ऑफ सुसु। राइट डाउन नहीं लिखा तो याद रखना, माइनर पहले है जब भी हम कलेक्टिंग डक्ट से पहले, फिर मेजर आएगा। एक और स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सुसु की फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक बार बता। डन बच्चे? यस ठीक है। देखो यार, हो सकता है कि अब तुम भूल गए हो, है ना? बहुत टाइम हो गया, तो बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो रहा है ना उतना कर लो अच्छे से, ठीक है? हो सकता है सारा ना हो, जितना होगा उतना अच्छे से कराना। उसके बाद जब आओगे घर, तो बाकी का जो आने वाले पेपर है उसमें वो चैप्टर प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से, क्योंकि बाकी के पेपरों में तुम्हें, हर पेपर में तुमको थोड़ा टाइम मिलेगा, 15-20 दिन, 15-20 दिन। तो ये सोचो ना कि जैसे अगर मेरा रह भी गया 4 चैप्टर, तो 15-20 दिन में मैं उन 4 चैप्टर पे फोकस कर सकती हूँ, है ना? ऐसे मत करना कि नीट का पेपर दिया तो मैं बैठ के सारा स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, फिर तो पागल हो जाओगे यार। इतना इतना कहाँ होता है। वापस आओगे तो जिस चैप्टर में वीक थे उसको पहले कवर कर लेना,
कि चल ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, इस बार मैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेती हूँ। फिजिक्स की मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह गया था, उसको कवर कर लेती हूँ। केमिस्ट्री में मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं यार सही से हुई थी, चलो इस बार मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती हूँ। हर पेपर से पहले ना कोई टॉपिक को कवर कर लेना, किसी सेक्शन को कवर कर लेना, तुमको पता नहीं चलेगा पर तुम्हारा पेपर प्रिपेयर होता चला जाएगा। फिर अगर तुम्हारा मन होगा तो ड्रॉप ले लेना, और अगर मन नहीं होगा तो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेना, है ना। लेकिन करते रहना प्रिपरेशन, कभी भी ना एक बारी की नहीं होती है। प्रिपरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तुम कॉन्टिन्यूली करते रहोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। एंड जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होते तो हो ही जाता है। आई हैड अ फ्रेंड जो हम लोगों ने पोस्ट ग्रेड के पेपर दिए थे, उसने भी दिए थे, वो हर जगह पे पता है 1 नंबर 2 नंबर से रह गई थी। लिटरली पूरे इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर में वो बंदी 1 या 2 नंबर से रही थी, सिर्फ 1 और 2 नंबर से। और वो इंटेलिजेंट थी, उसके मार्क्स भी अच्छे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी वो, तो उसको अच्छा ऑफर भी मिल रहा था जॉब का, उसको तभी ऑफर मिल गया था जॉब का, हमें कहीं नहीं मिला था किसी को, उसको मिल गया था। लेकिन उसने लिया नहीं था क्योंकि उसका मन था कि वो अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेड करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे। उसके बाद उसने 1 साल का ड्रॉप लिया, जबकि पहले भी वो कोचिंग ले रही थी, तो बड़ी बात हो जाती है ना सोसाइटी में, आप कोचिंग ले रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, और उसने लिया ड्रॉप। उसके बाद जाके उसका सिलेक्शन पता कहाँ हुआ, आईसेक बैंगलोर में। आईसेक बैंगलोर में एमएससी करने का मतलब है इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस जगह से एमएससी करी है उसने। उसकी एमएससी की वैल्यू मेरी एमएससी से कहीं ज्यादा है एक्चुअल में। तो समटाइम्स होता है कि लेना पड़ जाता है ड्रॉप, कभी कभार नहीं हो पाता है ना। तो फिर उसको मैंने उससे उसकी जर्नी से सीखा कि एंट्रेंस एग्जाम ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको ना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह लेना, ठीक है। तो पॉइंट आएगा तुम्हारा, चाहे तुम जितने भी इंटेलिजेंट हो, तुमने जितना मर्जी पढ़ा है, चाहे ड्रॉपर बैठे हैं यहाँ पर और कुछ रेगुलर भी बैठे हैं स्कूल वाले, इट डजंट मैटर कि तुम कहीं और से कोचिंग ले रहे हो या नहीं, डजंट मैटर। देयर विल बी अ टाइम जब तुमको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, है ना, पेपर लेके आओगे तो लगेगा बस बहुत हो गया, पर तुमको ना कॉन्टिन्यूस रखना है प्रोसेस। और ऐसे नहीं अनसेटलिंग गोल सेट नहीं करने हैं कि मेरे को आज उठ के पूरी बायो कर लेनी है, अब पागल हो क्या। अगर मैं भी सेट करूंगी ना, मुझसे भी नहीं होगी, मैं भी सो जाऊंगी, ठीक है। तो ये अनसेटलिंग सी चीज सेट नहीं करनी है, हमेशा एक टारगेट सेट करना है कि नीट दे दिया, अगला पेपर मेरा सीयूटी है, सीयूटी का मैं पहले सिलेबस देख लूं क्या है। अच्छा बायो का पेपर है मेरा उसके अंदर, ठीक है यार सीयूटी के लिए ना मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर जाऊंगी, या मेरा बायोटेक रह गया था वो अच्छे से प्रिपेयर कर जाऊंगी, या मैं इकोलॉजी की यूनिट को और अच्छे से प्रिपेयर कर जाऊंगी। तो मैंने टारगेट सेट कर लिया, बाकी चीजें मैं जर्नल रिवाइज करूंगी लेकिन मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करूंगी। तो यू कीप दैट टारगेट, एंड इन फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्सो, सिर्फ बायो मत करना। जो बच्चा अपने टारगेट को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कॉन्टिन्यूस रखेगा ना, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल। समझ आई? यस मैम। कॉन्टिन्यूस रखना एंड इट इज ओके। देयर मस्ट बी अ पॉइंट जब तुमको लगेगा कि ये कब पढ़ाया था, अब हो गया यार, अब पीछे जाके कितना पढ़ लोगे ना। तो जो आ गया बस उसको रिवाइज करते जाओ और चलते चले जाओ। बस याद रखना कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक में तुम वीक हो। जो टॉपिक में तुम वीक हो तुमको पता है, तुमको एनाटॉमी नहीं आती है, तुमने रट्टे मारे थे, तो नीट के बाद उस एनाटॉमी के चैप्टर को बैठ के पढ़ लेना। इंटरनेट पे बहुत बढ़िया लेक्चर है, हमारा लेक्चर भी चला गया, वैसे भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं एनिमेशंस के साथ है कुछ। अब यहाँ पे तो इतनी एनिमेशंस है नहीं, है ना, लेकिन वहां पर भी अवेलेबल है। तो अगर तुमको लगे तो फिर बैठ के तसल्ली से कर लेना, सो दैट आगे एनाटॉमी से कभी कोई पेपर कहीं पे भी आए तो तुम कर सकते हो, ओके। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखना है तुमने, और कुछ नहीं। डोंट गेट डिमोटिवेटेड। देखो सीट्स कम है, जितना भी कर लो किसी ना किसी का तो रहेगा ही, तो इस चीज में डिमोटिवेट नहीं होना, बस रास्ता देख लेना कोई और, इट इज फाइन। और आजकल तो इतना स्कोप है इतनी सारी चीजों का कि मतलब अगर आप चाहते हो इस लाइफ में सेटल होना तो हाँ, स्ट्रगल तो ऑब्वियसली हर किसी का लगेगा, अनटिल अनलेस आप बहुत बहुत ही रिच बैकग्राउंड से हो, देखो फिर बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो तो स्ट्रगल तो लगेगा, पर ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन में बहुत सारा पैसा है अगर आप उसे खींचना चाहो तो, है ना। तो उसके लिए तो तुम मुझे बाद में फोन कर सकते हो, ठीक है। क्यों है मैम? अभी नहीं बताऊंगी, बाद में कर लेना इसको, है ना। अभी पढ़ लो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर स्मूथ मसल थी, मेरे को बस ये बताना था कि इसके अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक इनर स्पिंक्टर होता है और एक आउटर होता है ना। जो तुम सूसू कंट्रोल करते हो वो आउटर की वजह से कंट्रोल करते हो, तो आउटर वाला होता है वॉलेंटरी है, इसकी वजह से तुम सूसू कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो इनर वाला है वो इनवॉलेंटरी है, तो ये तुमको प्रेशर क्रिएट करता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, तुम्हें प्रेशर का फील होता है जब यूरिन हाथ से ज्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल होती है वो होती है डिट्यूसर। कौन सी मसल होती है? Gluteus muscle. डिट्यूसर मसल। दिस इज आल्सो अ स्मूथ मसल, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और इसके ऊपर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर।
आधे से ज्यादा भरता है ना तो स्ट्रेच हो जाता है, फिर तुम्हारे को सिग्नल जाता है कि अब शुरू की जरूरत है। और आउटर ओपनिंग को हम क्या बुलाते हैं? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या यूरेथ्रल मियाइटिस, है ना? यो मैम। ठीक है। फीमेल के केस में ये जो पाइप होती है ना इनर और आउटर के बीच में, ये थोड़ी छोटी होती है, मेल के केस में लंबी होती है, क्योंकि उनके पास पीनस होता है ना, तो इसलिए फीमेल को यूरिनरी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज करें ना तो लड़कियों को जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि अपनी पाइप छोटी है ना, तो बैक्टीरिया वगैरह जल्दी से चले जाते हैं। मेल के केस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शन लड़कियों को ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो पाइप होती है यूरिनरी पाइप वो छोटी होती है। क्लियर? यो मैम। ठीक है, यो चलो मैम। बस जी हो गया इतना, फिर आओ छोटे की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। यार यही करा देते हैं। हाँ देखो जी, एफेरेंट आर्टरियल इफेरेंट आर्टरियल देख के पता चल रहा है इसका डायमीटर छोटा है ना, याद रखना। ये देख के पता चलने वाली चीज है, इसका डायमीटर छोटा है और इसका बड़ा है। इधर प्रेशर कम से आ रहा है क्योंकि ब्लड को यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है ताकि यहाँ से फिल्ट्रेशन हो सके, लेकिन वापसी में वो प्रेशर से ज्यादा है, अदरवाइज वो वापस जाएगा नहीं। समझ आई? तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बॉमन कैप्सूल, इसकी लेबलिंग को बहुत अच्छे से याद रखना, इसकी लेबलिंग काम आ सकती है। अगर मैं बोलूं कि कौन से प्रेशर लगते हैं यहाँ पर, इसको जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, अच्छा यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप पे कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के हमारे कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद कुछ चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी, पीसीटी और डीसीटी में कुछ चीजों की सिक्रीशन होगी। जब मैंने बोला रीअब्जॉर्प्शन तो चीजें कहाँ जा रही है? इनटू ब्लड, मेरी बॉडी में वापस आ गया। और जब मैंने बोली सिक्रीशन मतलब बाहर आ रही है। बॉडी, बेटा ये इसको वहां लिख ले, जब भी पढ़ेगी ना सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, इन वर्ड को देख लियो, क्योंकि यही है जो तुझे तंग करने वाले हैं। ठीक है, लिख ले। डन मैम। ठीक है, अब 3 प्रेशर्स अपने को यहाँ पर याद रखने हैं। ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है ना, ये फिल्ट्रेशन कितने प्रेशर से नीचे जाती है? नेट फिल्ट्रेशन का प्रेशर क्या होता है उसके बारे में ये पूछते हैं। ठीक है, तो मुझे जानना है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की कितने प्रेशर से जो मेरा ब्लड के अंदर से लिक्विड निकल कर आ रहा है वो कितने प्रेशर से जा रहा है। वैल्यू उसकी होती है हमारे पास 10 आपकी mmHg, आवाज कट है ना। 10 mmHg की वैल्यू होती है। आती कैसे वो करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस। मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, आएगा नहीं तो साथ साथ लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली जो वैल्यू है दैट इज ग्लोमेरुलर, बोलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? जिस प्रेशर से ये ब्लड आया है, उस जिस प्रेशर से ब्लड यहाँ पर आ रहा है और ब्लड वेसल्स के ऊपर ऐसे पड़ रहा है, जोर से पड़ रहा है, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैल्यू क्या रहती है इसकी? 55 mm। ठीक है, तो ये फेवर कर रहा है ना यूरिन फॉर्मेशन को, ये चाहता है ना यूरिन बने, कि यहाँ से बाहर निकले लिक्विड और यूरिन बने, राइट? तो ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव प्रेशर है। ठीक है, फेवर कर रहा है यूरिन फॉर्मेशन की। लेकिन 2 प्रेशर ऐसे हैं जो फेवर नहीं करते। दूसरा होता है हमारा ब्लड, ओके पहले मैंने ब्लड लिख दिया, ब्लड कोलाइडल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड में कोई कोलाइडल मॉलिक्यूल्स भी है, जैसे प्रोटीन वगैरह मॉलिक्यूल्स है, वो नहीं चाहते यार कि ये फिल्ट्रेशन हो, तो वो उल्टा प्रेशर लगा रहे होते हैं बैक साइड। ठीक है, तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? -30 mm। 30 mmHg। ठीक है जी, गुड। मैम माइनस नहीं होती है? एंड द लास्ट इज, बोला था जो तुमने, सही से दोबारा बोलो। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या वैल्यू होती है इसकी? -50 mmHg। हाँ, है ना। ये कौन सा प्रेशर होते हैं? जो कैप्सूल होता है ना, ये भी कहता है यार चीजों को मेरी तरफ मत भेजो, वापस भेजो। इसका जो लिक्विड है वो भी कहता है कि यार नहीं मेरी तरफ मत भेजो, वापस भेजो। ठीक है, तो इस वाले प्रेशर को हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ जाएगा? 100 नहीं सॉरी 10 GHP माइनस, ब्रैकेट में कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, BCOP प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट वुड बी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इनको प्लस कर दो और ओवरऑल वैल्यू को माइनस कर दो। तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था मेरे 55
-45 आंसर वुड बी 10 10 mmHg इज हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। याद रहेगा? ये मैम। ये लिख ले बेटा जिसने नहीं लिखा। हाँ डन मैम। ओके चलिए अब पढ़ते हैं। याद है ना सिक्रीशन बोलूंगी तो क्या सोचोगे? यस मैम। क्या आउट ऑफ आउट ऑफ ब्लड एब्जॉर्प्शन बोलूंगी तो क्या सोचोगे? इनटू ब्लड। इनटू ब्लड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम सिक्रीशन आउट ऑफ बॉडी है कि ब्लड? सिक्रीशन आउट ऑफ नेफ्रॉन इन सिक्रीशन आउट ऑफ ब्लड है, ब्लड से वो नेफ्रॉन में आते हैं, नेफ्रॉन से बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन, इसलिए आउट ऑफ बॉडी बोल दिया था। ठीक है, अगर तो कंफ्यूजन हो रही है तो आउट ऑफ बॉडी को लिख सकते हैं आउट ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। ठीक है, यस मैम। क्लियर रही हो क्या बात हो रही है? तो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कैरिड बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है। आपको डेटा है जो एज इट इज याद करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑन एन एवरेज एक 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है बाय द किडनीज, दोनों किडनी को बोल रहा है, पर मिनट, हर मिनट। ठीक है, इसका मतलब है 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ठीक है, तो इतना हमारा किडनी के पास जाता है और फिल्ट्रेशन होता है। डेटा याद कर लो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। भाई 3 लेयर से फिल्ट्रेशन हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सी 3 लेयर? हमने एल्विलाई के पास भी करी थी, तब भी 3 लेयर थी, यहाँ भी 3 लेयर है। देखो ब्लड वेसल की जो एपिथेलियल उसे एंडोथेलियम कहते हैं। तो ब्लड वेसल की एपिथेलियल को अपन ने कह दिया पहली वाली को एंडोथेलियम। ठीक है, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी बोल रही है? एपिथेलियम। एपिथेलियम और बॉमन कैप्सूल। भाई ये इसकी बात कर रहा है, बॉमन कैप्सूल का एपिथेलियम लिख लो, एपिथेलियम और बॉमन कैप्सूल सेकंड पॉइंट लिख लो। और थर्ड कौन सी लेयर है? क्योंकि ये एपिथेलियम है, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, चाहिए बनाएगा नहीं डायग्राम में, है? एक तो इसने बोल दी कैप्सूल की, उसके बाद इसने बोल दी एक कैपिलरी की बोल दी, दूसरी बॉमन कैप्सूल की बोल दी, और बीच में इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दी। ठीक है, ये 3 लेयर्स है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अंडरलाइन। यस मैम। यस मैम। अब ये कह रहा है हमको आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा अब आ रही है? यस यस मैम। मेरे को 1 मिनट देना। यस मैम।
आ जाओ भी आते हैं। ठीक है, देखो, the epithelial cells of Bowman capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or filtration pores. सबसे पहली चीज कि जो बॉमन कैप्सूल है, ये बॉमन कैप्सूल, इसके सेल्स को अपन बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये इस तरीके से अरेंज है कि इनके बीच में खाली जगह बन जाती है। दिख रही है तुमको ये खाली जगह? ये मैम। इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये चीज समझ आइए? दोबारा बनाओ। मैम आ गई समझ। ठीक है, ये सब ये होती है फिल्ट्रेशन स्लिट। तो याद रखना, पोडोसाइट किसके सेल है? बॉमन कैप्सूल के है। और इनके बीच की स्पेस जो होती है दो पोडोसाइट्स के बीच में, उसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स कहते हैं। ऑब्वियसली इसके थ्रू ही तो ब्लड फिल्टर होकर दूसरी तरफ जाएगा। Blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the plasma except the protein pass into the lumen of the Bowman capsule. ये Bowman capsule का lumen है। सारे लिक्विड यहाँ आ जाता है, एक्सेप्ट कौन सी चीज नहीं आती है? प्रोटीन। प्रोटीन्स। हमारे यूरिन से कभी प्रोटीन नहीं निकलता। इसी फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये इतना फाइन फिल्ट्रेशन होता है ना, इतना पतला सा निकलता है, धार की तरह समझ लो, कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं हम। समझ आया? यस मैम। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अभी सारा का सारा फिल्ट्रेट किस में आ गया? बॉमन कैप्सूल में। बेटा बॉमन कैप्सूल आगे जाके पीसीटी में खुल जाता है, तो सब कुछ पीसीटी में चला जाता है। क्लियर? यस मैम। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट, इसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, कि किडनी ने कितना सूसू बना दिया। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एक हेल्दी इंडिविजुअल का होता है 120 ml पर मिनट, मतलब 180 लीटर पर डे हम लोग सूसू बनाते हैं। लेकिन 180 लीटर पर डे सूसू हम रिलीज तो करते नहीं है ना? तो ये क्या चक्कर है? बना इतना है लेकिन रिलीज नहीं हुआ। किडनी में ऑलरेडी ऐसा मैकेनिज्म है कि बनता वो सारा है, लेकिन रिलीज कितना होता है? सिर्फ 1.5 लीटर। तो मैक्सिमम जो जितना ये यूरिन है ना, लगभग 99% जो यूरिन है वो दोबारा से आपकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रीअब्सॉर्ब का मतलब कहाँ मूव कर गया? इनटू ब्लड। हाँ, इनटू ब्लड। तो ब्लड में दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो देखो ग्लोमेरुलस, अगर सिर्फ ग्लोमेरुलस की बात करती ना, तो यूरिन का कितना बनता मेरे एक दिन में? 180 लीटर यूरिन मेरे बॉडी में बन जाता। लेकिन अब जो पीसीटी डीसीटी से मूव करेगा ना, तो लगभग 99% ये यूरिन दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। समझ आई? यस मैम। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज 180 लीटर पर डे, बट यूरिन फॉर्मेशन इज ओनली 1.5 लीटर पर डे। समझ आई? ठीक है, आई होप ये दो डेटा क्लियर आपको। The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration. One such sufficient mechanism is juxtaglomerular apparatus, GJG। ये जो सेल्स होते हैं, सेंसिटिव रीजन होते हैं, किसकी वजह से? सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनते हैं। किसकी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टरियोल। एट द लिगेशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, अ fall in GFR can activate GG cells to release। बेटा ये बात कर रहा है रास की, अभी रास पढ़ेंगे ना एंड में, तब बताऊंगी। ठीक है? यस मैम। इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था रास कर लेना। रास की बात बता रही हूँ, रास से पेपर बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो रास पढ़े बिना तो मत आना। द कंपैरिजन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म, 180 लीटर मेरे बॉडी में बनना था, लेकिन बना 1.5 लीटर। सारा का सारा वापस एब्जॉर्ब हो गया। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, सब ब्लड की तरफ चला गया। तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ये कह रहा है पीसीटी और सीटीसी में जो होते हैं वो एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। अपने को बस ये चीजें याद रखनी है, कहाँ पे पैसिव हुई है, कहाँ पे एक्टिव हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहां एग्जाम्पल आया वहां से क्वेश्चन आएगा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये रीअब्सॉर्ब होते हैं एक्टिवली। तो बेटा फटाफट वहां लिख ले, चार्ट बना फटाफट। साथ में एक्टिव कौन होते हैं? एक्टिव बेटा ग्लूकोज हमेशा एक्टिवली होता है, अमीनो एसिड भी हमेशा एक्टिवली होते हैं, फ्रक्टोज भी एक्टिवली होता है, पर यहाँ लिखा नहीं है। और सोडियम आयन भी एक्टिव है। सोडियम पोटेशियम पंप में भी वो एक्टिवली मूव करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी एक्टिवली होता होगा ना। ये लेते हैं एनर्जी, एटीपी यूज होती है। वेरएस नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो निकलते हैं बॉडी से लेकिन पैसिवली। तो मतलब मैं क्या दूं ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैं किसकी बात करूंगी? यूरिया। थोड़े बॉडी में हमारे अमोनिया भी बनता है। ठीक है, NaCl। हाँ बोल बेटा। मैम NaCl भी एक्टिव होते हैं? हाँ एक्टिव होता है बिल्कुल। अच्छा। मोस्टली आयंस जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं। तो देख, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंटरेस्टिंग है, ये लाइन बनती है क्वेश्चन की। कह रहे स्टार्टिंग में जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो पैसिव होती है, बाद में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, तो इनिशियल सेगमेंट जो है ना पीसीटी का, वहां पे पैसिव होती है, लेकिन अगर पीछे की तरफ जाती रहेगी ना तू,
तो वहां पर डीसीटी की तरफ चली जाएगी तो वहां पे एक्टिव होती है, ठीक है, लेटर इज एक्टिव, या लिख ले लेटर इज एक्टिव। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रह जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक, अब जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, यूरिन के जो सेल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट डालते हैं। फिल्ट्रेट मतलब किधर डाल रहे हैं? Bowman capsule में. इनटू यूरिन। बेटा पीछे थोड़ी डालेगा, ये यहाँ बात कर रहा है बेटा, ये जो पीसीटी डीसीटी के सेल्स है ना, उसकी बात कर रहा है ये, कि जब ये यूरिन आगे जा रहा होता है ना, तो पीसीटी सीसी के सेल्स के थ्रू इनफिल्ट्रेट, इसमें यूरिन के अंदर कुछ चीजें डाली जाती है, हाइड्रोजन आयन डाला जाता है, बॉडी में हमारे बहुत है, हमें नहीं चाहिए, ये होगा तो एसिड हो जाएगा ना। पोटेशियम आयन भी हमारे पास बहुत है यार, सेल के अंदर तो मोस्ट अबंडेंट आयन है, और अमोनिया की भी हमें जरूरत नहीं है, तो इन तीनों चीजों को यूरिन में डाल देते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। इसकी वजह से आयनिक बैलेंस और एसिडिक बैलेंस मेंटेन रहता है। ये इस पैरे का मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया की जो सिक्रीशन हो गई है यूरिन में, इसका यूज क्या है, ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में, और एसिडिक नहीं होने देता है एनवायरनमेंट को। ये दो इसके यूजेज है, समझे ये बात? यस मैम। ये लिख लिया? Yeah, yeah, ma'am. मुझे लगता है हम रास कर पाएंगे, लेकिन रास लेकिन पढ़ के आना, मैं रास डिस्कस तो तुमसे करूंगी यार। मुझे पता पिछली बार भी याद किया तुमने पढ़ा था, लेकिन तुम भूल गए थे। हाँ बेटा बोल, सॉरी सॉरी मैंने हाथ नहीं देखा तेरा, हाँ चल बोल, बोल ले, इसको भगाओ यार, बोल नहीं रही है। तो यार यहाँ पे ये भी होता है, लो मेरे को भी पता चला। मैम क्या? अच्छा है. ये देख साइड से ये भी खुल रहा है, दिख रहा है यस मैम। ना? क्या कूल चीज है। कुछ चीजों से तो मैं वंचित ही रह गई हूँ जिंदगी में। देखो बहुत हंसी आ रही है, पूछो भी तेरे से राज क्या होता है, मौत आ जाएगी इसको। ये देख, लगता है पुरुष कोई नहीं आया हमारी क्लास में, महिलाओं की ही क्लास है ये, महिलाओं का ही गैंग बैठा है ना? यस अच्छा पुरुष तो आज वो फिर गुटखा खा रहे हैं क्लास में, ये नहीं कि बोल ले। ये है ही चीज ऐसी। चलो क्या कर सकते हैं, पान परा कोई खाना चाहता तो खा ही लेगा, हम कहाँ ही रोक लेंगे, है ना? क्यों बहन, क्या कहती हो? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं मैं आया हूँ। आया तो कब बोलेगा है? तू कैसी है पागल? ज्यादा मत राज पे क्वेश्चन पूछ दूंगी, मर जाएगी। वो कितनी अरे कितना प्यारा नेफ्रॉन बन रहा था, इसको ये जाते थे खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। पीसीडी इट इज लाइन बाय पहला क्वेश्चन, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सीधे साधे है लेकिन क्यूबॉइडल सेल्स है। क्यूबॉइडल बार बार पूछते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स है ये, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देना, छोटे छोटे दांत से लगा दो, इसके ब्रश करते हैं एपिथेलियम, ठीक है। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ही होती है। Nearly all the essential nutrient and 70 to 80% of electrolyte and water are absorbed in this segment। ये लो जी, 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नियरली ऑल, देखो ऑल नहीं है पर नियरली ऑल बोल दे, बहुत बड़ी बात बोल दी है इन्होंने, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी के यही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। मेन पीसीटी है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना अपनी बॉडी में, तो नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी है। पीसीटी also help in maintain the pH and ionic balance। बिल्कुल आयन और पीएच को मेंटेन करता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पीसीटी में भी ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है। यूरिन के अंदर किसको इसको फेंक देता है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन और Ammonia. अमोनिया, है ना? यो Yes, ma'am. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसी कर लेता है, एब्जॉर्प्शन किसकी दिखा रहे हैं बेटा? बिल्कुल। Electrolyte. एस्टिरोनेगेटिव दिख रहा है तुमको, ठीक है, एस्टिरोनेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है जी, समझ आया? इस साइड में बना ले यार, मदद हो जाएगी। जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है उसको वैसे ही बना ले, वैसे नोट्स में दिया हुआ है वहां से पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी के पैराग्राफ को उसको साइड में ही बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हेनले लूप, बीच वाला ये वाली लूप, हेनले भैया की लूप। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन एसिडिक, ये लो पहला क्वेश्चन। रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन, यार इसमें ना सिर्फ पानी का बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट बहुत कम है। देखो जो नीचे जा रही है दैट इज डिसेंडिंग, जो ऊपर आ रही है दैट इज असेंडिंग, ठीक है जी।
सो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे बना लो हेनले लूप और इसको लिख दो साथ में असेंडिंग, और यहाँ पे लिख दो रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम है, मिनिमम। जब तुम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हो ना साइड में, तो आपका जो टेक्स्ट है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पढ़ते टाइम तुम्हारा ध्यान जाता है उस पर, समझ आई। और एनसीईआरटी तुम्हारी है ना, तो थोड़ी सी पेंसिल से गंदी कर ही लो फिर, अब तो पेपर आ ही गए हैं, है ना। देख ये कह रहा है बेशक उसका रीअब्जॉर्प्शन में काम कम है, लेकिन हल्के में मत ले लेना, है ना। पानी एब्जॉर्ब करते हैं इस पार्ट से। अरे this region plays significant role in maintaining the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। देखो जो मेडुला होता है ना, मेडुला वाला जो पिरामिड्स बना रहे थे, वहां पे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं, जब पीसीटी और डीसीटी से ब्लड यूरिन मूव करता है ना, इसको वाटर एब्जॉर्ब कराना है। वाटर हवा में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये क्या करते हैं, कभी आयन कॉन्सेंट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर बढ़ा देते हैं, कभी उसको बाहर आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। इनको पता है जहाँ आयन ज्यादा होगा वहां पे अपने आप पानी मूव कर जाएगा, तो ये यूरिन से पानी को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है ना नीचे वाला लूप ऑफ हेनली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन करता है। हायर ऑस्मोलैरिटी आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन में हायर आयन कॉन्सेंट्रेशन रखेगा। मतलब अगर ये मेडुला है तो यहाँ पे ये इतना आयन रखेगा कि जब नेफ्रॉन से यूरिन मूव कर रहा होगा तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि बाहर आयन ज्यादा है, समझ आई। यो मैम। ये लूप ऑफ हेनले बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब, पहले असेंडिंग बता रहे, फिर डिसेंडिंग बता, पागल है ये। डिसेंडिंग में यहाँ बना रही हूँ मैं। ऐसे ना कंफ्यूज लिखते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के ये कुछ खा के लिखते हैं एनसीईआरटी को, ये नहीं कि सही से लिख दे। बंदा खुद ही पढ़ के सीख ले, है ना। नहीं हम पागलों की तरह लिखेंगे। डिसेंडिंग लूप नीचे जा रहा है। हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये परमिएबल पानी के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। पानी की रिअब्जॉर्प्शन यहाँ होगी। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्टर इज एज इट मूव डाउन। तो जब नीचे यूरिन जाता है तो यूरिन कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, आयन ज्यादा हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है, समझ आई। ये है इसका पहला, चाहे इसको स्टेप में लिख लेना अपनी बुक में ही साइड में पेज लगा के, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब यूरिन किस तरफ जाएगा, कौन सी लूप की तरफ जाएगा, असेंडिंग। असेंडिंग, है ना। मैं असेंडिंग यहाँ बना देती हूँ, कोई बात नहीं, अपनी बुक है। असेंडिंग लिप इज इम्परमेबल टू वाटर, पानी की कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पानी की मूवमेंट नहीं हो सकती, बट ट्रांसपोर्ट किसका कर लेती है, ये इलेक्ट्रोलाइट का। बेटा कैसे कर रही है, एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरीके से कर रही है। Therefore, as the concentrated filter passes upward, जब वो ऊपर की तरफ जाता है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता है। डाइल्यूट क्यों हो रहा है, पानी तो एंटर नहीं कर रहा, लेकिन वो डाइल्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें से आयंस मूव कर गए, समझ आई। तो आयंस बाहर निकाल देंगे तब भी तो डाइल्यूट हो गया ना ये। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुलरी फ्लूइड, ये सब कुछ मेडुला में हो रहा है ना, तो सारे के सारे आयंस तो तुमने मेडुला में भेज दिए, तो अंदर का लिक्विड कैसा हो गया, डाइल्यूट, समझ आई। यो मैम। डीसीटी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ये है बेटा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जब जरूरत है ना तब करूंगा, नॉर्मली नहीं करूंगा। तो अभी अगर मैं बोल दूं ना, मैं नॉर्मल कंडीशन में बैठी हूँ, अच्छा सा वाटर इनटेक है, मेरा खाना वाना ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, सही चल रहा है, लेकिन मेरे शरीर में पानी की कमी होगी, मैंने पानी पीने से मना कर दिया, है ना। मैं क्लास के बीच में पानी पी नहीं रही, भाई मेरे को कमी हो जाएगी, मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ ना। तो उस केस में मेरा डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कहाँ मूव करेगी चीजें, ब्लड में। हाँ ये मेरा डीसीटी है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसकी, अगर ब्लड कैपिलरी है तो किसकी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो सोडियम की। सोडियम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो गाना सुना ना, जहां मैं जाती हूँ चले वहीं चले आते। यस मैम। जहां जहां ये डोलती डोलती सोडियम जाती है, उसके पीछे पीछे डोलता डोलता वाटर आ जाता है। पानी खींचना इसने, तो इनडायरेक्ट वे में पानी खींच रहा है ना। तो जहां मैं जाती हूँ वहां पीछे पीछे आता है, तो जब भी मेरे शरीर में पानी की कमी होगी तो डीसीटी तक यूरिन जो पहुंचा है वहां से पानी खींच लिया जाएगा। तो सोडियम खींचेंगे, सोडियम के पीछे पीछे पानी खींच लिया जाएगा। और सोडियम क्यों खींचेंगे, क्योंकि हार्मोन आएगा एल्डोस्टेरोन, और वो क्यों आएगा, रास एक्टिवेट होने की वजह से। तो रास बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यस। तो डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बेटा ये रीअब्जॉर्प्शन, इसका सारे काम लिख लो, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन भी करता है ये। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड में जाना।
हाँ, सिलेक्टिव सिक्रीशन हर दफा भी कर देता है। किसको उसको दफा करता है? हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। अमोनिया। पीएच और सोडियम आयन बैलेंस मेंटेन कर लेंगे। तो समझ लो ना, दफा इन्हीं को कर रहा है, क्योंकि बॉडी में हमें इसकी जरूरत है नहीं है, हमारे पास बहुत सारे। एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट की कर रहा है और पानी और सोडियम की कर रहा है। क्लियर? यस मैम। देखो ये चार्ट यहाँ बना भी है ना। देखो तुम देख रहे हो, तो जो चीजें एरो बाहर जा रही है, बाहर जाने का मतलब अब एब्जॉर्प्शन, और इसके अंदर जाने का मतलब रीएब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन। है ना। तो देखो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है, अमोनिया की सिक्रीशन हो रही है, और ये गलत लिखा है। हाँ, ये एरो गलत बनाया यहाँ, पोटेशियम ऐसे लिखो, ठीक करो इसे। खुद ही तो बोलते हैं, खुद ही पागल है। सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया। यहाँ NH3 लगा लो, लगाओ लगाओ, ठीक है। वो नीट में लेवल होने के लिए लाएगा, उन्होंने गलत लिखा। क्लियर है? बाइकार्बोनेट को बार बार कह रही हूँ, रीअब्सॉर्ब और एब्जॉर्प्शन हो रही है इसकी, ये कंफ्यूज कर सकता है ना। देख के लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले फेंको इसको, लेकिन नहीं, इसका जो काम है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ चल रहा है, इसको किडनी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है। नीचे collecting length, this duct, long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla। लोकेशन देख रहा है भाई, जहां लोकेशन देख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हर, चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो, ये आता है मेडुला तक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्प्शन इससे होती है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के काम आता है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी आता है। मेडुलरी, ये मेडुला का रीजन है ये पूरा। देखो यूरिया डीसीटी से, सॉरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आ रहा है। तो कीप द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। मतलब कुछ यूरिया मेरे किडनी के अंदर रहता है, उसकी जरूरत है, जैसे मेरी बॉडी में कुछ फैट भी है ना, उसकी जरूरत है। हाँ, it also play role in maintenance of pH, ionic balance of the body, selective secretion of sodium and potassium ion। ठीक है, तो ये सब कुछ इसका रोल है डीसीटी का। देखो वो स्पेसिफिक रोल लिखे हुए हैं, तो इसको इग्नोर मत कर, समझे? अमोनिया की सिक्रेशन भी हो रही है इसमें। अमोनिया की सिक्रीशन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की होती है। ये क्या होता है, यहाँ से निकलता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, इंटरस्टिशियम में आता है, फिर इसको यहाँ पर दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको पास ऑन करते रहते हैं यूरिन में, क्योंकि अभी पानी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, लेकिन आयन का हो जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है। तो आयन कॉन्सेंट मेंटेन करने में मदद करता है। थोड़ा सा हम यूरिया अपने पास रखते हैं और उसी को घुमाते रहते हैं बीच में। लाइक मैंने तेरे को दिया, तूने मुझे वापस दे दिया, मैंने तेरे को दिया, तूने मुझे वापस दे दिया, मन लगा हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, मन लगा हुआ है सबका। ओके, यस मैम। यस मैम। अरे मैंने स्टार्ट किया तो खत्म नहीं हुआ। और मैं तुमको पहले मिक्सचर समझा दूँ, मैं स्टार्ट किया तो खत्म नहीं हो पाएगा यार, मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती, तो खराब हो जाएगा टॉपिक में। 15-20 मिनट लगेंगे मुझे समझने में। अब मैं तुमको चीज समझा देती हूँ। मिक्सचरेशन, मिक्सचरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन ऑफ यूरिन, है ना, सुसु करना। So urine formed in the nephron is ultimately carried to the urinary bladder। सारा का सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है, which is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। तो सिग्नल कौन सा आता है? वॉलेंटरी। किससे आता है सिग्नल? सीएनएस से। तो सीएनएस से जो सिग्नल आता है नीचे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, वो कौन सा है? वॉलेंटरी। छोटी छोटी बातों से ना बहुत से क्वेश्चन निकल जाते हैं और अपने का ध्यान नहीं जाता, इसलिए तो टीचर होते हैं, तुम्हारा ध्यान जा रहा है, ध्यान दो उस पर। The signal is initiated by the stretching। अब सिग्नल बना क्यों, आया क्यों ये सिग्नल? क्योंकि पहले यहाँ हो गई स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग हुई थी डिट्रूसर मसल में, उसने ऊपर सिग्नल भेजा था। तो इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो सिग्नल क्यों इनिशिएट होता है? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग हो गई है, जब वो यूनिट फील होता है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। तो इन्होंने सीएनएस को सिग्नल भेजा, सीएनएस ने पास करा मोटर न्यूरॉन। कोई काम करवा रहा है ना, तो ये जो न्यूरॉन नीचे लेकर आ रहा है, दिस इज मोटर। मोटर मैसेज भेजा उन्होंने टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराया एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। तो ये याद रखना कि स्मूथ मसल
ब्लैडर की जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब अगर ब्लैडर ऐसा था तो ब्लैडर अब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एक स्टेप है। लेकिन यूरिन कब ये रिलीज होगा, जो नीचे वाला यूरेथ्रा है ना, ये रिलैक्स होना चाहिए, ये रिलैक्स होगा तभी तो स्पेस बनेगी, समझे? यस मैम। तो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको करना है कॉन्ट्रैक्ट पहला, उसी टाइम पे यूरेथ्रल स्पिंचर वाला जो पार्ट है उसको करना है रिलैक्स, ठीक है, एक को रिलैक्स करना है दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखें। The process of release of urine is micturition. Urine mechanism causing it is called micturition reflex कहते हैं हम इसको, जो ये ब्रेन के साथ हुआ है। An adult human excrete on average 1 to 1.5 लीटर of urine per day, ऊपर भी पढ़ा था। Urine formed is a light, इसके फीचर है लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच जरूरी है भाई, 7 न्यूट्रल होता है तो 6 याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है, स्मेल होती है अमोनिया वाली। और एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ये पूछा गया कितना यूरिया निकला, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे, इतना यूरिया करना है एक्सक्रीट, इसलिए यूरिन आना जरूरी है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस हमें बीमारियों के बारे में बताती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर उसमें ग्लूकोज आ जाए तो तुमको पता है डायबिटीज हो सकती है। ग्लूकोज आए तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी आए तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। कीटोन बॉडी कब बनती है, अगर फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा हो बॉडी में तो कीटोन बॉडीज बनती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि किसी इंसान को डायबिटीज मेलिटस है, मीठी मीठी वाली, यानी कि प्रॉब्लम इंसुलिन के साथ है, राइट, तो ये उसके सिम्टम्स है, क्लियर? यो मैम। कीटोन यूरिया का ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स और क्या बोला? ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। यस फैट एंड प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना फॉर मेकिंग एनर्जी, इन दैट केस ना हमें जो मिलती है उसे हम कहते हैं कीटोन बॉडीज। जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम बनाया था ना और मैंने वहां पे पेनक्रियास बनाया था, पेनक्रियास में जाके देखियो बेटा, वहां पर मैंने लिखा था। यस मैम। अच्छा, नीचे आते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इज एक्सक्रीशन, जरूरी है यार, ये जरूरी है ऐसे ऐसे चीजों से, क्योंकि ये इग्नोर हो जाते हैं ना, तो क्वेश्चन तो इनसे भी बनते हैं ना, और ये इजी होते हैं और हमें एक बार पढ़ने होते हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, अदर देन किडनी कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन? लंग्स है भाई, कितनी सारी, तुम छींकते ही हो तो कितना कुछ बाहर निकल जाता है, लंग्स का तो कंट्रीब्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है लिवर, लिवर तो बहुत चीजें करता है साफ। स्किन, स्किन से ये जो ऑयल, और तुम कुछ भी गंदा खाते हो फैट ऑयल की फॉर्म में तुम्हारे मुंह से बाहर निकल के आता है वो चिपचिपा सा, तो वो एक्सक्रीशन ही है, एलिमिनेशन होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट का। और लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, तो लंग्स का क्या रोल है, पहले ये लंग्स की बात कर रहे हैं, डब्बा बना लेते हैं। मेन वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीलीटर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मिनट में इतनी निकाल लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, सोचने की बात है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे, वाटर भी निकलता है लंग से। देखो सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, सांस छोड़ते हो तो जो हवा से बाहर निकलती है उसके साथ वाटर वेपर भी तो जाते हैं ना, यस मैम। तो भी तो पानी थोड़ा सा जाता है बाहर, तो वाटर का भी लॉस है, ठीक है, गुड। लिवर, ये बात करें लिवर, तो लिवर की बात कर सेकंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, वही पूछते हैं। सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, स्टीरॉइड, विटामिन एंड ड्रग। तुम जो भी दवाई खाते हो उसको लिवर तोड़ता है, स्टीरॉइड जाते हैं उसको लिवर तोड़ता है, तुम कुछ भी हैवी खाते हो कोलेस्ट्रॉल लिवर में जाकर टूटता है। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उसको भी बाहर ये निकालती है, बाइल सॉल्ट्स ही हमारे जो फीसिस है उसको कलर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होता है ना फीसिस, उनके साथ ये बाहर निकल जाते हैं, जैसे ये बाइल सॉल्ट्स वगैरह ये उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, तुमको दिखते नहीं है लेकिन उन्हीं के साथ ही बाहर निकलते हैं। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट मतलब पसीना, सेबेशियस मतलब ऑयल। एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू द सिक्रीशन। स्वेट जो बनता है उसके अंदर क्या होता है, NaCl होता है, इसलिए पसीना थोड़ा नमकीन होता है। यूरिया भी होता है उसके अंदर जो तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड है इसलिए पसीना थोड़ा खट्टा भी होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग। प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट का, ये पूछ सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। पसीना इसलिए आता है ताकि तुमको ठंडा ठंडा फील हो, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल भी तो रिमूव करता है ना, तो इसका एक्सक्रीशन में भी काम होगा। सेबेशियस ग्लैंड मेरे ऑयल वाले ग्लैंड, ये एलिमिनेट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं आपकी बॉडी में बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्सेस होती है, ठीक है। तो सुबह उठोगे तो नोज के आसपास या नोज के ऊपर की साइड, आइस के बीच में, तुम आइस के साइड में तुमको ऐसे ऑयल सा दिखेगा, ये सब आराम से पूरी रात निकलते हैं आपकी स्किन पे, है ना। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग टू द स्किन, तो ये मदद करता है, इसी के साथ ये एलिमिनेट भी कर देता है वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। थोड़ा सा वेस्ट आपका टीयर्स के साथ भी निकलता है, तो चलो यहाँ दिया नहीं तो क्यों दिमाग खराब, खवाई करनी अपनी है। डिजीज बता दूं? यस मैम।
माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। बेटा देखना, अगर किडनी को कुछ भी हो तो यूरिया इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि हम तो मैमल्स है ना, हमें तो मेन प्रोडक्ट यूरिया ही था। यूरिया इकट्ठा होगा उसको हम कहेंगे यूरेमिया। वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करके कोई वर्ड देंगे नहीं समझ में आएगा। यूरेमिया पढ़ा तुमने सिर्फ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। हाईली हार्मफुल है और किडनी फेलियर भी कर सकता है। तो अगर यूरिया को रिमूव करने किसी पेशेंट में तो हम उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस भी कहते हैं उसको, नॉर्मली साइंटिफिक वर्ड हीमोडायलिसिस है। ब्लड में डायलिसिस कर दो और सारा वेस्ट रिमूव करा दो। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, कोई कन्वीनियंट आर्टरी को उठाएंगे, ठीक है, जिसको इजीली कनेक्ट करा जा सके, इज पंप्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। याद है तुमको ये प्रोसेस याद है कि नहीं? अरे यार, यस मैम। अरे बेटा डायलिसिंग मशीन बना लेते ना, डायलिसिस मशीन है ना, डायलिसिंग मशीन बना ली हम लोगों ने। यस मैम। इसके बीच में से पाइप जा रही होती है, घूम के जाएगी, पूरी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। अगर हम बोल देंगे कि यहाँ डायलिसिंग मशीन में कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है? बेटे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलती हूँ ना, इसके आंसर आने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है, कैसा होता है? इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। मैं कुछ और डाल दूंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल ब्लड जैसी कॉम्पोजिशन होती है इसकी, जैसी ब्लड की होती है, बस एक फर्क होता है इसमें नो वेस्ट, कोई वेस्ट नहीं होता है इसमें, तो वेस्ट इसकी तरफ मूव कर जाएगा, समझिए? यस मैम। ठीक है, दिस इज, मैं ये भी कह सकती हूँ इसके लिए हाइपोटोनिक टू नाइट्रोजनस वेस्ट। हाइपोटोनिक है तो इसकी तरफ चीजें मूव करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हाइपोटोनिक है, बाकी सब चीजें वैसे की वैसे, प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं मूव करेगा, आरबीसी भी कुछ मूव नहीं करेगी। लेकिन जब ब्लड यहाँ से पास करेगा ना, तो ब्लड में से जितना भी वेस्ट है, कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट, वो मूव कर जाएगा डायलिसिंग मशीन में, और जो ब्लड बाहर की तरफ निकल जाएगा वापस, दिस ब्लड इज गुड, क्लीन ब्लड है ये, है ना। फिर इसको पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। पेशेंट के अंदर कौन सी वेसल से डालते हैं, मैं यहाँ लिख दूं यार, यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख रही हूँ नीचे, ठीक है। पेशेंट के अंदर वापस डालते हैं हम रेडियल वेन से, और हमने निकाला किससे था? आर्टरी से, ठीक है जी, तुमने निकाला था रेडियल आर्टरी से, क्योंकि रेडियल आर्टरी जो होती है उससे हम निकालते हैं, प्रेशर्स के साथ ब्लड आता है और वापस वेन में डाल देते हैं। वेन में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो हार्ट में जाके अपने आप से ही पूरा सर्कुलेट कर जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। इस वजह से हम चाहते हैं ना वेन में जाए, वेन से वो दोबारा हार्ट में जाएगी और उसके बाद वो लंग्स में जाएगी और वहां जाके ऑक्सीजन लेगी। ऑक्सीजन थोड़ी दे रहे हैं हम इसको, वो तो वो लंग्स से ही लेगी, हम सिर्फ यूरिया रिलीज को रिमूव करवा रहे हैं। तो किडनी का फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, समझे? वेन में वापस जाना, आर्टरी में मत डाल, क्लियर? अब जब तुम ब्लड निकालते हो रेडियल आर्टरी से, तो ब्लड बाहर जैसे ही थोड़ा बाहर आता है ना, उसमें क्या होता है? कोएगुलेशन हो जाती है, तो इसलिए हम उसके अंदर क्या डाल देंगे? हेपरिन। ताकि कोएगुलेशन ना हो जाए। लेकिन यही ब्लड हमें वापस डालना है ना, तो इसके बाद डालने से पहले हम इसमें क्या डाल देंगे? एंटी हेपरिन। गड़बड़ी नहीं करनी ना, बॉडी को नहीं लगता। तो दिस इज एन डायलिसिस, क्लियर? यस मैम। तो भी रीड करते हैं। बेटा किसी ने हाथ खड़ा करा क्या? नो मैम। बेटा क्यों बाबलों की तरह हंस रही है? बेटा चुड़ैल आ गई तेरे में, ये तू ही चुड़ैल है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ये तो निकल लेगी। एनसीईआरटी तो पढ़ी ले, अब आई गई है तो पढ़ी लो, है ना। ये हो गया ना, अब आई गए हो तो खाना खा ही लो, उठ ही गए हो तो कुछ काम कर लो। कोई बात होती है कभी कभी, खुद को भी लगता है ना, उठ ही गया तो ब्रश कर ही लेते हैं, नहीं तो सो रहे थे तो अच्छा था। तो अब आ गए हो तो पढ़ लो 10 मिनट। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, कौन सी आर्टरी लिखी अपना ने? रेडियल। इस पंप इनटू डायलिसिंग यूनिट मशीन में आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड हेपेरिन, ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो। द यूनिट कंटेन ए क्वाइट सिलोफिन ट्यूब सराउंडेड बाय द डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड का सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा जैसा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता उसमें, है ना। तो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या नहीं होता? नो नाइट्रोजनस वेस्ट। द पोरस सेलोफियन मेम्ब्रेन, ये जो सेलोफियन मेम्ब्रेन इस ट्यूब को ही कह रहा है भाई, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तभी तो चीजें मूव करेंगी। तो पोरस सेलोफियन मेम्ब्रेन allow passage of the molecule based on concentration gradient। कैसे मूव हो रहा है concentration gradient पे? नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि डायलिसिंग यूनिट में नहीं है, लेकिन ब्लड ये जो सेलोफिन ट्यूब है उसके अंदर है, इसलिए नाइट्रोजनस बेस बाहर निकल आता है।
Nitrogenous waste is absent in the dialysing fluid, and these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through the vein. कौन सी vein? Radial vein. Adding anti-heparin इसमें डाल दोगे. This method बहुत सारे uremic patients को मदद करता है. एक डिजीज होती है रीनल किडनी फेलियर. किडनी फेल होगी आपकी, ठीक है. तो एक्यूट किडनी फेलियर जिसको कहते हैं रीनल फेलियर, फंक्शनिंग किडनी जो हम किसी ट्रांसप्लांट डोनर से लेते हैं, क्लोज रिलेटिव से लेते हैं, ठीक है, और उसको दे देते हैं. रीनल कैलकुलाई का मतलब स्टोन बन जाना, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स. सॉल्ट्स जो होते हैं ना, देखो यार इसमें से आयंस ही तो है ना. देखो Na भी है, इसके पास Cl भी है. सोचो NaCl कट्टा कट्टा होता जाएगा, नमक नहीं है ये, है तो नमक ही ना, ये तो सॉल्ट बन जाएगा ना. तो वैसे ही आयंस वगैरह ना सॉल्ट बना देते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कि पथरी होगी. तो किसी भी तरीके की क्रिस्टल हो सकते हैं, ऑक्सैलेट्स, तो उनको हम कहते हैं, इसको क्या कंडीशन हुई है, रीनल कैलिकुलाई. रीनल कैलिकुलाई मतलब पथरी होना. डिपेंड करता है पथरी कितनी फैली हुई है, किस तरीके के पत्थर हुए हैं, किस पोजीशन पे है, तो उसको ऐसे रिमूव कर देते हैं. ज्यादा पानी पीने से भी वो रिमूव हो जाती है, घुल जाती है, नहीं तो फिर ऑपरेट होती है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब भी नेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन. ग्लोमेरुलस का मतलब होगा किसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी. ग्लोमेरुलाई का मतलब कैपिलरी. कैपिलरी. हाँ, कैपिलरी में सूजन हो गया. बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार. इसलिए तो उन्होंने यार रीजन नहीं लिखा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ड का मतलब याद रखना. क्लियर? यस मैम. यस. अब जो बच्चा रास नहीं पढ़ के आया था, हमारे पास अभी मौका है, कल रास पढ़ के आता है, क्योंकि रास तो मैं